किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का जोहार। और गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। जी हाँ, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। झुमकी बहन, अभी वक्त हो चला है कृषि समाचार का। जी हाँ, तो आइए देखते हैं किसान भाइयों कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम। आइए एक नजर डालते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसान सुरभि केंद्र के मार्फत करेंगे अपने कृषि उत्पादों की बिक्री। राज्य के सभी जिलों में होगी हरा चारा की खेती के लिए 1 दिवसीय संगोष्ठी एवं प्रशिक्षण। सफल किसानों में एक उज्जवल नाम है बालक महतो। और अब समाचार विस्तार से। किसानों को उनके कृषि उत्पादों को अच्छी कीमत पर बिक्री के लिए सरकार द्वारा विक्रय केंद्र खोलने की योजना चलाई जा रही है। यह विक्रय केंद्र सुरभि सेंटर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग और देवघर में सुरभि केंद्र की स्थापना की जा चुकी है। इसके अलावा राज्य के कई और शहरों में भी सुरभि केंद्र स्थापित करने की योजना है। किसान इन केंद्रों पर अच्छी कीमत पर अपने कृषि उत्पादों की बिक्री करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। झारखंड के सभी जिलों में पशुपालकों के बीच खरीफ मौसम में लगाए जाने वाले हरा चारा से संबंधित 1 दिवसीय गोष्ठी सह प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। गोष्ठी में पशुओं को हरा चारा खिलाने से होने वाले लाभ, खरीफ मौसम के लिए हरा चारा की किस्में, बुआई के लिए बीज की मात्रा और सिंचाई सहित अन्य विषयों पर परिचर्चा की जाएगी। यह कार्यक्रम 22 से 28 फरवरी तक चलेगा। सभी जिलों के लिए अलग अलग तिथि निर्धारित है। सब्जी फसल भिंडी में शीर्ष एवं फलछेदक कीड़ा लग जाए तो वो नवजात फलियों के अंदर घुसकर गुद्दे को खा जाता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए भिंडी रोपने से 10-15 दिन बाद कार्बोफ्यूरान 3G आधा से 1 ग्राम प्रति पौधा के दर से व्यवहार करें। आवश्यकता अनुसार नीम निर्मित कीटनाशी या नीम तेल का भी छिड़काव किया जा सकता है। भिंडी में लगने वाले शीर्ष एवं फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए भिंडी रोपने के 1.5 से 2 सप्ताह बाद कार्बोफ्यूरॉन 3G का आधा से 1 ग्राम मात्रा प्रति पौधा के दर से उपयोग करें। जरूरत पड़ने पर नीम निर्मित कीटनाशी नीम सीड, कर्नल एक्सट्रैक्ट 5% या अचूक या निम्बेसिडिन या नीमोल या नीम गोल्ड 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर घोल तैयार कर लें और फसल पर छिड़काव करें। सिंचित भूमि में ओल की खेती के लिए बुआई का वक्त बस आ ही चुका है। मार्च से मई तक सिंचित खेतों में ओल की बुआई कर सकते हैं। ओल की खेती से बेहतर उपज पाने के लिए किसान भाई गजेंद्र, श्री पद्मा और विधान कुसुम नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। किसान ओल की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी वाले खेत का चुनाव करें जिसमें अच्छे जल की व्यवस्था हो। 40 सेंटीमीटर व्यास एवं गहराई वाले गड्ढे खोदकर उसमें ऊपर की मिट्टी, गोबर खाद और उर्वरक मिलाकर गड्ढे को भर दें। बुआई के लिए आधे से 1 किलो वाले बीज का व्यवहार करें। अगर बड़े आकार के बीज को काट कर लगाना हो तो ध्यान रहे कि प्रत्येक कटे भाग में शीर्षस्थ कलिका का कुछ भाग जरूर हो। ओल फसल से ज़्यादा उपज पाने के लिए गजेंद्र, श्री पद्मा और विधान कुसुम नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उपज क्षमता 50 से 100 टन प्रति हेक्टेयर है। पारंपरिक खुरपी से ज्यादा बेहतर काम करता है नूतन खुरपा। किसान इसकी मदद से बागवानी में निकौनी भी कर सकते हैं और इससे छोटी मोटी टहनियों को दांव की तरह काट भी सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 8 से 10 डिसमिल प्रतिदिन है। नूतन खुरपा बागवानी की खेती में काम आने वाला कृषि उपकरण है। इसका उपयोग बागवानी में निकौनी के लिए किया जाता है। किसान इसकी मदद से छोटी पतली टहनियों की कटाई छटाई भी कर सकते हैं। बागवानी करने वाले किसानों का अनुभव है कि नूतन खुरपा अपनी विशिष्ट बनावट की वजह से पारंपरिक खुरपी से ज़्यादा कारगर है। इसके हैंडल पर अच्छी पकड़ बनती है जिससे काम करने में सहूलियत होती है। इसकी कार्य क्षमता 6 से 8 डिसमिल प्रतिदिन है। एक किसान अगर सफल होता है तो ये रातों रात चमत्कार होने वाली बात नहीं है। उसकी कामयाबी के पीछे वर्षों की लगन और मेहनत होती है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही सफल किसान जुड़े हैं जिनका नाम है बालक महतो। इनके कई सालों की साधना आज उन्हें उनके खेतों से उपज के रूप में मिल रही है। किसान भाइयों, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे सफल किसान से करवाने जा रहे हैं
जो अपने खेती बाड़ी से संबंधित किसी काम की शुरुआत करते हैं तो उसे मंजिल तक पहुंचा कर ही दम लेते हैं। वो काम चाहे खेती बाड़ी का हो या डेयरी व्यवसाय का या मुर्गी पालन का, सभी कार्यों को पूरे मनोयोग से संपन्न करते हैं। 5 एकड़ आसपास में धान खेती करते हैं, बाकी सब में सब्जी खेती करते हैं। सब्जी खेती से हम काफ़ी खुशहाल हैं और दूसरे के अधीन में नहीं रह के वो अपने इच्छा अनुसार अपने मतलब स्वतंत्र जिसको बोला जाता है, स्वतंत्र रहकर अपने इच्छा अनुसार वो काम कर सकता है और काम करके वो अच्छा पैसा कमा के और मतलब अच्छी तरह से बाल बच्चे का भरण पोषण और गांव समाज का या फिर देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और अब एक नज़र राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस तरह दर्ज किए गए। रांची अधिकतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13.6 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15.6 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15.9 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1950 रुपये से 2050 रुपये, चावल मध्यम 2100 रुपये से 2250 रुपये, चावल उत्तम 2300 रुपये से 2600 रुपये, गेहूँ 1600 रुपये से 1650 रुपये, चना 5000 रुपये से 5100 रुपये, दाल अरहर 6900 रुपये से 7000 रुपये, दाल मसूर 4500 रुपये से 4600 रुपये, दाल चना 5800 रुपये से 6100 रुपये, सरसों तेल 10100 रुपये से 10150 रुपये, चीनी 3300 रुपये से 3400 रुपये, आलू 650 रुपये से 750 रुपये और प्याज 1700 रुपये से 1900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मौसम के मिजाज के बारे में, मंडी की भाव के बारे में और खेती बाड़ी के बारे में। अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। तो इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होते हैं किसान भाइयों। आप बने रहें हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ,
विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी किसान भाई बहनों का और हम जानकारी लेते हैं हमारे गंद्रू दादा से, क्या विचार है आज उनका। बिल्कुल झुमकी बहन, हम हमेशा किसान भाइयों को फसलों की देखभाल से संबंधित जानकारी देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। किस तरह से फसलों में दवा का छिड़काव करना चाहिए, किस तरह से उसकी सिंचाई करनी चाहिए, कितनी मात्रा में खाद वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी जानकारी देते हैं कि हम जो कीटनाशी दवा का प्रयोग करते हैं उसका रख रखाव कैसे करना है, उसका उपयोग कैसे करना है, ताकि किसान भाइयों को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। बिल्कुल। तो चलिए हम अपने किसान भाइयों को इसके बारे में जानकारी उपलब्ध करा देते हैं। तो आइए देखते हैं किसान भाइयों। हम सभी किसान भाइयों को कीटनाशकों, उर्वरकों व अन्य संबंधित उपकरणों के इस्तेमाल करने से संबंधित जानकारियों के साथ साथ कुछ सावधानियां बरतने संबंधी जानकारी प्रदान करेंगे, अन्यथा कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम कीटनाशकों और संबंधित उपकरणों का उचित ढंग से इस्तेमाल करें और अधिकतम लाभ के हकदार बने। इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ हिदायतों का पालन करें, जैसे कि कीटनाशक को खरीदते समय उसकी असली पैकिंग और उस पर लिखी एक्सपायरी डेट की जांच अवश्य कर लें। कीटनाशकों और खाद्य वस्तुओं का साथ साथ परिवहन ना करें और ना ही उन्हें एक स्थान पर साथ साथ रखें। कीटनाशक को सिर पर रखकर, कंधे पर रखकर या फिर पीठ पर रखकर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इसके प्रभाव में आने वाले व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है। कीटनाशक लाने ले जाने में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन को पानी से अच्छी तरह अवश्य धोएं, अन्यथा उसमें रखी जाने वाली वस्तुएं भी खराब हो सकती हैं। साथ ही इस वाहन का उपयोग अन्य खाद्य वस्तुओं के रखने के लिए ना करें, अन्यथा इसके विषैले प्रभाव के कारण बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कभी कभी तो इस कारण मृत्यु भी हो सकती है। इस बात को हमेशा याद रखें कि कीटनाशक को घर से दूर स्टोर करें और उस जगह को ताला लगाकर रखें जहां कीटनाशक रखा गया है। कीटनाशक का इस्तेमाल करने से पहले उसके डिब्बे पर संलग्न पत्रक पर लिखी जानकारी अवश्य पढ़ें और इसकी उचित खुराक का ही इस्तेमाल करें। ये भी जरूरी है कि हम कीटनाशक की उचित मात्रा का ही प्रयोग करें। इसकी कम या ज्यादा मात्रा फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। कीटनाशकों का घोल तैयार करते समय व उनके छिड़काव के समय हमेशा याद रखें कि बच्चे और जानवर इसकी पहुंच से दूर रहें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। कीटनाशक घोल बनाने के बाद इसका इस्तेमाल शीघ्र कर लें, अन्यथा इसकी उपयोगिता कम होती चली जाती है। विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार उपयुक्त उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए। कीटनाशक की मशीन व अन्य उपकरणों की जांच करने के बाद ही कीटनाशक का छिड़काव करें और साथ ही अपने शरीर को कपड़ों से जरूर कवर कर लें। कीटनाशक को स्प्रे करते समय सुरक्षात्मक वस्तुओं का प्रयोग करें, जैसे कि दस्ताने, फेस मास्क, एप्रन आदि। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि कीटनाशक का छिड़काव बरसात आने की संभावना के समय या बरसात के एकदम बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कीटनाशक का असर इन दिनों में ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। कीटनाशक के छिड़काव के समय खान पान ना करें और ना ही धूम्रपान का प्रयोग करें, अन्यथा कीटनाशक आपके शरीर के अंदर पहुंचकर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा कीटनाशक का छिड़काव करते समय खाने की चीजें खेत पर ना रखें, अन्यथा कीटनाशक के प्रयोग से खाद्य वस्तुएं भी विषैली हो सकती हैं, जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। यदि कीटनाशक का छिड़काव करते समय इसके जहर के संकेत शरीर पर दिखने लगे तो तुरंत प्राथमिक चिकित्सा के जरिए इस और जांच कराते समय डॉक्टर को खाली कीटनाशक के डिब्बे को अवश्य दिखाएं, ताकि उसके प्रभाव का उचित ढंग से निदान किया जा सके। कीटनाशक का छिड़काव की गई भूमि पर चेतावनी के संकेत अवश्य लगाएं, ताकि बचा जा सके। कीटनाशक के इस्तेमाल के बाद डिब्बे को तोड़कर बंजर भूमि में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें या फिर न कर दें। कीटनाशक का उपयोग करने के उपरांत व भोजन करने से पहले हाथ और मुंह साबुन से अवश्य धोएं। यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे तो कीटनाशक हमारी त्वचा और शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और शरीर में प्रवेश करने से सांस लेने की समस्या के साथ साथ
शरीर के अंदर भी कई प्रकार के विकार हो सकते हैं। जी हाँ, यदि हम खेती बाड़ी करते समय सही व उचित मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग बचाव के तरीकों को अपनाते हुए करेंगे तो न केवल हम अपनी पैदावार बढ़ाने में कामयाब हो सकेंगे, बल्कि विकास और खुशहाली लाने में भी कामयाब हो जाएंगे। और ये सब संभव होने लगेगा यदि हम सभी कृषि की छोटी छोटी लेकिन उपयोगी नीतियों और पद्धतियों का इस्तेमाल आधुनिक ढंग से करते हुए आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, कृषि उपज बढ़ाने के लिए उचित जानकारी के साथ चलने में ही समझदारी है। चलिए, किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी जानकारी मिल गई। हाँ। और अब हमें लगता है कि अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हमें जानकारी का पिटारा भी खोलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, लेकिन उसके लिए मुझे लगता है हम दोनों को चलना होगा कारू दादा और मंगरा दादा के पास। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं कारू दादा और मंगरा दादा भी। तो चलें। बिल्कुल। अच्छा देखिए, ये जो पॉली हाउस बना है, इसमें खेती कर रहे हैं। अब बढ़िया से हम लोग खेती हो रहा है। तो इसमें सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। खाली खेती करिएगा का? हाँ तो अरे हम तो मुर्गी चंगना भी पोसे हैं, तो मुर्गी चंगना का यहाँ हालत खराब हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे देखभाल करे, का करे। जाड़ा में तो हमको विशेषज्ञ बता दिए थे कि ऐसे देखो ऐसे। क्या बात विचार हो रहा है? मुर्गी चेंगना, हाँ, तरह तरह का बात हो रहा है। पोली हाउस का बात हो रहा है, मुर्गी चेंगना का बात हो रहा है। बात ऐसा है कि हम लोग दोनों बात कर रहे थे कि देखिए हम लोग तो खेती बाड़ी करते तो मुर्गी चेंगना भी पोसे हैं। तो ई मौसम में चूजा सब जो है उसका रख रखाव के बारे में, उसका देखभाल करने के लिए का ख्याल करना चाहिए, का ध्यान देना चाहिए। थोड़ा मौसम बदलता है तो हम लोगों को बड़ी चिंता हो जाता है। बिल्कुल सही कहा, चिंता की तो बात ही है। बिल्कुल, बीमारियां होते हैं। और किसान भाई तो खेती गृहस्थी तो करते ही है, खेती बाड़ी से जुड़े हुए रहते हैं और साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, मुर्गी पालन भी करते हैं, बत्तख पालन भी करते हैं और इससे उनके जीवन में आर्थिक समृद्धि आती है और ये करना भी चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन जो किसान भाई अगर मुर्गी पालन कर रहे हैं तो सबसे बड़ी जो चीज होती है ना वो चूजों की देखभाल। जी जी। अगर बिल्कुल, और कहते हैं भी कि किसी भी चीज का आधार मजबूत होना चाहिए, तो चूजा जो मुर्गी का आधार है, बिल्कुल सही, तो उसकी देखभाल अच्छी तरह से होनी चाहिए और वही किसान को अधिक लाभ भी उपलब्ध कराता है। तो और दादा की समस्या भी है कि इनके चूजे में जो बीमारियां आ रही हैं, तरह तरह की जो समस्याएं आ रही हैं, तो उसका निदान कैसे किया जाए। अभी जो मौसम बदल रहा है, बिल्कुल, तो फिर उसका देखभाल कैसे करेंगे। हम लोग का तबीयत गड़बड़ा जाता है तो बिल्कुल बिल्कुल हम लोगों की तबीयत गड़बड़ा जाती है। तो छोटा छोटा सब चकना सब। बिल्कुल। तो चलिए हम अब देर मत करिए, बताइए। बिल्कुल सही कहा, आपकी चिंता हम लोग दूर कर देते हैं। मिलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर M.K. गुप्ता जी से और जानकारी लेते हैं इस बारे में। आप सभी अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए खेती के साथ ही पशुपालन भी करते हैं, लेकिन जब पशुओं में रोग होते हैं तो काफ़ी क्षति भी होती है। पशुपालन के तहत आज जानकारी आपको देंगे मुर्गी के चूजों की देखभाल से संबंधित, और इस जानकारी को देने के लिए हमारे बीच हैं पशु चिकित्सा महाविद्यालय के पैथोलॉजी विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर M.K. गुप्ता जी। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो मुर्गी के चूजे हैं, जो उनके छोटे बच्चे हैं, उसे पोल्ट्री फार्म में रखने के पहले किन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है? जी हाँ, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है कि जब हम फार्मिंग शुरू करते हैं तो चूजों को अपने फार्म में लाते हैं और ये बहुत ही नाजुक समय रहता है क्योंकि इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम रहती है, लड़ाई जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता बहुत कम रहती है। तो हमारे पोल्ट्री फार्मर्स को बहुत ध्यान देना होगा और बड़े हिफाजत से उनको रखना पड़ेगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जहाँ पर आप चूजों को ला करके रखते हैं उसको ब्रूडर हाउस कहा जाता है। वहाँ पर आपका सारा प्रबंध अच्छा रहना चाहिए, मतलब कि उसमें होवर रहना चाहिए, उसमें लाइट लगे होने चाहिए, चिक गार्ड लगा होना चाहिए कि मुर्गी जो है वो लाइट सोर्स से, क्योंकि इनको गर्मी चाहिए होती है और गर्मी मिलता है आर्टिफिशियली इनको बल्ब से, लाइट से। तो लाइट के नीचे में उसको रखा जाता है तो बहक करके वो दूर ना चले जाएं, इसीलिए वो चारों तरफ से चिक गार्ड से घेरा जाता है उसको। तो ये सब आपको पहले से ही प्रबंध करके रखना पड़ेगा। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे कि आपको मुर्गी कल डालना है तो आज 24 घंटा पहले से ही लाइट जला दीजिए, उसमें कुन्नी आप बिछा दीजिए ताकि उस रूम का वातावरण जो है वो उपयुक्त हो जाए और उसमें जो गर्मी जितनी चाहिए चूजों को उतनी वहाँ पे पहले से उपलब्ध हो। नहीं तो क्या होगा, आप ठंडे रूम में जा कर के रख देंगे चूजों को तो हो सकता है कि उनको ठंड लगने से उसमें काफ़ी मृत्यु हो जाए। तो आपको सबसे पहला
ध्यान ये रखना है कि चूजे डालने से पहले उस ब्रूडर हाउस का बल्ब जला करके और वहाँ का जो टेम्परेचर है, वह तापमान है, उसको निश्चित कर लें। टेम्परेचर उसका 90 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। अक्सर क्या होता है, हमारे पोल्ट्री फार्मर्स इसी तरह से रख देते हैं बिना टेम्परेचर को मैनेज किए हुए। तो टेम्परेचर जानने के लिए हमारे पोल्ट्री फार्मर के पास में एक थर्मामीटर भी अवश्य होना चाहिए। वो ब्रूडर हाउस में भी होना चाहिए और पोल्ट्री फार्म में भी होना चाहिए, क्योंकि आवश्यक ये है कि जो टेम्परेचर हम महसूस करते हैं, हमारा टेम्परेचर 39 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, जबकि हमारे जो 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, मुर्गियों का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, हमारा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो उनको ज़्यादा गर्मी चाहिए होता है। जहाँ पर आप समझ रहे हैं, हमारे पोल्ट्री फार्मर समझ रहे हैं कि गर्मी बहुत है, हो सकता है वो वातावरण मुर्गियों के लिए ठंडा हो। तो इसीलिए आप अगर थर्मामीटर से देख करके रखेंगे तो कभी भी हानि नहीं होगी। 90 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होना चाहिए जब आप मुर्गी को वहाँ पे रखते हैं पहले सप्ताह में, और फिर हर सप्ताह में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट आप कम करते चले जाइए जब तक आप फार्मिंग कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि मुर्गी के चूजे जब ब्रूडर हाउस में रख देते हैं उसके बाद किन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है? हाँ, बहुत ही आवश्यक आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब आप पहला दिन मुर्गी को रखते हैं तो उस दिन उसको खाना बिल्कुल ना दें। होता क्या है, प्यार में आकर के चाहे अज्ञानतावश हमारे पोल्ट्री फार्मर्स शुरू में ही दाना दे देते हैं, वो बड़ा खतरनाक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि इनके जो अंडे में जो पीला वाला भाग होता है उससे इनको पोषक तत्व मिलता है और वो काफ़ी प्रचुर मात्रा में रहता है मुर्गी को 1-2 दिन तक खाना देने के लिए। तो इसीलिए बाहर से किसी भी प्रकार के दाना की आवश्यकता चूजों को नहीं होती, 1 दिन 2 दिन के चूजों को नहीं होता है। जब भी आप फार्म में लाते हैं तो आप पहले दिन कृपया दाना ना दें उसको, केवल उसको ग्लूकोज पानी दें। जैसे 1 लीटर में आप 1 चम्मच ग्लूकोज मिला करके और केवल उसको पानी पीने दें, और अगले दिन आप उसको महीन पिसा हुआ मकई दर्रा दें 2 दिन तक, और फिर उसके बाद आप स्टार्टर फूड उसको दे सकते हैं, जो कि कमर्शियली हम लोग को जो बाज़ार में उपलब्ध रहते हैं स्टार्टर फूड अच्छे क्वालिटी का। हमेशा ध्यान दीजिए कि आप एक अच्छे नामी कंपनी का लें ताकि आपको ख़राब दाना ना मिले, क्योंकि दाना से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो दाना अच्छे क्वालिटी का दें। चूजे के लिए जो उपयुक्त दाना है, छोटे छोटे जो दाना होते हैं वो दें। ऐसा नहीं कि बड़ी मुर्गी का दाना आपने चूजा को दे दिया और उसमें गले में अटकना शुरू हो जाएगा तो उनकी मृत्यु हो सकती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है, और शुरू के 4-5 दिन तक उनको विमरल या कोई भी विटामिन A-D3 का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको और B कॉम्प्लेक्स वो पानी में मिला करके ज़रूर दें। इतना करना है, और कोई एक एंटीबायोटिक आप उसको पानी में प्रिवेंटिव डोज में, एक होता है कि बीमार हो गई और उसको दवा देना है तो वो उसके आधा डोज दिया जाता है जब आप उसको बचाव के लिए दवा को दे रहे हैं। तो एंटीबायोटिक, विटामिन A-D का सप्लीमेंटेशन और विटामिन B कॉम्प्लेक्स ये पहले सप्ताह में आपको दे देना है। उसके बाद फिर आप उसको नॉर्मल दाना दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब मुर्गी के चूजे पोल्ट्री फार्म में रखते हैं उसके बाद हर मौसम में कुछ ना कुछ बीमारियां उन्हें प्रभावित करती है, तो उन बीमारियों से बचाव कैसे किया जाए और इसमें टीकाकरण की क्या उपयोगिता है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वातावरण का प्रभाव ब्रूडर हाउस में नहीं पड़ना चाहिए। वातावरण बाहर कुछ भी हो, लेकिन आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है ब्रूडर हाउस के अंदर में कि 90-95 डिग्री फ़ारेनहाइट वहाँ पे टेम्परेचर होना चाहिए। ये नहीं कि वातावरण ठंडा है तो आपका ब्रूडर हाउस भी ठंडा हो जाए, तो वो तो आपको उतना करना है। और अगर आप नहीं मेंटेन करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां चूजों में हो सकती हैं, क्योंकि हमने पहले बताया कि उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम रहता है। तो इसमें जो सबसे प्रमुख बीमारी होती है वो पानी के द्वारा आती है, उसको ई कोलाई इन्फेक्शन कहते हैं। तो जब भी आप मुर्गियों को पानी दें वो साफ़ और स्वच्छ होना चाहिए। अगर आप चापाकल से पानी ले रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो अंदर से गर्भ से आता है पृथ्वी के। और उसमें भी अगर कुआं से ले रहे हैं तो आप ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ कीटनाशक मतलब कि बैक्टीरिया एंटीसेप्टिक कुछ मेडिसिन उसमें डालें, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर डाल सकते हैं आप 1 ग्राम 10 लीटर पानी में, या बहुत सारे मिलते हैं बाज़ार में प्रोडक्ट जिसको कि आप पानी में डालते हैं। ध्यान ये रखना है कि पानी देने के आधा घंटा पहले आप दवा डालिए, आधे घंटे बाद फिर पानी को दीजिए आप, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं तब किसी भी तरह का पानी में मिश्रण नहीं करना है दवा का, नहीं तो फिर वैक्सीन का प्रभाव खत्म हो सकता है। तो पानी के द्वारा जो इन्फेक्शन आते हैं वो आप रोक सकते हैं उसको। दूसरा ये है कि उनमें ठंड बड़ी आसानी से लगता है, उनको चिलिंग हो जाता है, उसके फेफड़े जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए आप तापमान निर्धारित करके रखिए। तापमान जहाँ कम होगा मुर्गियाँ मरना शुरू हो जाएंगी।
और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण रोग है, उसको ब्रूडर निमोनिया कहा जाता है, जो कि छोटे मुर्गियों में होता है। वो होता इसलिए है कि अगर आपने मान लीजिए कि साइंटिफिक तरीके से आप नहीं कर रहे हैं, वैज्ञानिक पद्धति से आप मुर्गी पालन ब्रूडर हाउस में नहीं कर रहे हैं, तो मुर्गियां खेलते खेलते पानी गिरा देती हैं बिछावन में, लिटर गीला हो जाता है, उसमें दाना गिरता है, तो जो उसमें आर्द्रता आती है उसके वजह से वहाँ पे फफूंद आने लगते हैं। और वो फफूंद, जिसको हम लोग एस्परजिलोसिस कहते हैं, वो फफूंद सांस के द्वारा फेफड़े में जाते हैं और फेफड़े को क्षतिग्रस्त करके नष्ट कर देते हैं, जिससे भारी मात्रा में मृत्यु होती है। तो इसीलिए उस रोग से बचने के लिए आप हमेशा ध्यान रखें कि जो लिटर है, बिछावन है, वो बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए। अगर गीला होता है तो आप तुरंत उसे उठा लें वहाँ से। पुराने लिटर को कभी भी ना यूज़ करें, हमेशा नया लिटर लगाएं जब भी आप नए ब्रूडर हाउस को डाल रहे हैं मुर्गियों को। ऐसा अगर आप करेंगे तो बिना किसी परेशानी के आप ब्रूडर निमोनिया से बच्चों को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने मुर्गी के चूजों की देखभाल और रख रखाव से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो किसान भाई हैं, पशुपालक भाई हैं, इसे अपनाएंगे और मुर्गी के चूजों को बेहतर तरीके से रखने में सक्षम हो पाएंगे। इस जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों, आपको भी धन्यवाद। नमस्कार। अब हम लोगों को कोई डर भय नहीं रहेगा। हाँ, हम लोगों को भी नहीं होगा और चूजा सबको भी नहीं तो वही चूजे का बात कर रहे हैं। हाँ दादा, तो अब का आपका तुम चूजा ना एकदम चूजा। अब जो एकदम चूजा होगा ना, अब एकदम हो जाएगा एकदम। तो किसान भाइयों, अब हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे क्योंकि हमारा कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है। हाँ। लेकिन जाते जाते हम अपना पता आपको जरूर बताना चाहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, और पता बताने के लिए मुझे मालूम है गंदरू भाई मेरे तरफ इशारा करेंगे, तो फटाफट कागज और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।